तो चित्रा सरवारा की टिकट कटाने का गुनहगार कौन है? बिल्कुल। उसके साथ अत्याचार हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अनिल विज को फायदा पहुंचाने के लिए साठ गांठ हुई है किसी स्तर पे कांग्रेस में। लेकिन इसके बावजूद अनिल चित्रा सरवारा की टिकट काटने के लिए कुमारी शैलजा 2 सीटों का सौदा करेगी, उकलाना का भी और नारनौंद का भी। मुझे बोले बेसिक से 2 काटो, मुझे चित्रा के साथ उनके देखो यही तो है। जांगड़ा समुदाय को, बीसी समाज को नाराज भी क्यों किया उसने? कई बार देखा होगा ना आपने, 1 विकेट बच रहा हुआ है और कई बच रहे हो, रन भी बहुत बनाने हुए हैं, तो वो कभी नू शॉट मारा करे, कभी नू शॉट मारा करे, कभी नू उठा के मारा करे, फिर आउट हो जाएगा। तो जो बीजेपी है ना, उसकी हालत है खराब बेचारी की, तो वो नू उठा के शॉट मारने लग रही है। और कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है कोई है ये कोई। आप पेवा से उन्होंने कैंडिडेट बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल। वो बेचारा छोड़ ही गया है। जो दूसरा दिया वो उसका भी काका है, वो कह रहा है कि ये बीजेपी नहीं है, भूत प्रेत जिन्न पार्टी है। उसकी वीडियो वायरल हो रही है। तो ये तो आम चुनाव है, कांग्रेस की लोगों को सरकार बनती दिख रही है। बरसिंह बेनीवालों में इकलौता है। तो चुनाव हो गया भाई टाइट वहां पे, और पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ हो सकता है। जब छोड़ देवीलाल हार सकते हैं तो अबे चौटाला क्यों नहीं हार सकते? ठीक है। एक अपने पत्रकार भाई खड़े हैं रानिया से, और वहाँ ही सर्वमित्र कंबोज। सर्वमित्र को मेरी शुभकामनाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज हम बात करेंगे हरियाणा का सियासी मूड क्या है। आज चुनाव कहाँ खड़ा है हरियाणा का। अभी मतदान के 15 दिन शेष हैं, और बीजेपी कितनी सीटों पर आगे दिख रही है, कांग्रेस कितनी सीटों पर आगे दिख रही है। जब दोनों पार्टियों ने टिकटों की घोषणा की थी, उस समय विभिन्न सर्वे की रिपोर्ट ये कह रही थी कि कांग्रेस 65+ खड़ी है, बीजेपी 20 से 2 ऊपर 2 नीचे ये पोजीशन में है। तो आज क्या रिपोर्ट है? अभी टिकटों की घोषणा के करीब 10 दिन बीत चुके हैं, और हरियाणा का चुनाव प्रचार पीक पे है। प्रधानमंत्री एक बार हरियाणा आ चुके हैं, शाह भी आ चुके हैं, राहुल गांधी का अभी हरियाणा को इंतजार है। और आज बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार भाई धर्मेंद्र कुमारी। तो इनसे पूछेंगे कि कहाँ हरियाणा का चुनाव आज के दिन खड़ा है। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं। धर्मेंद्र भाई राम राम। नमस्कार। और पड़ताल टीवी और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स जी दोनों के दर्शकों को बहुत नमस्कार है जी। और आपने जितना टिका के बात करी है ना, उतना टिका के तो इलेक्शन भी नहीं चल रहा है। इतना मतलब मैं जब आप ऐसे बोल रहे थे ना, मैं आपके मुंह की तरफ देख रहा था, मैं ऐसा जैसे मीसा बरसा रखा। देखो पता है क्या है, दर्शक है ना हमारा, वो इसी बात से खुश है कि आप बड़े इत्मीनान से, और बड़ा मज़ा आता है उनको बात सुनने में। फील्ड में जब निकलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कि जी बात ऐसी होनी चाहिए जो कि दर्शक के दिल तक पहुंच जाए, हमारे मुंह से निकल। जब ये कोरोना नहीं चल रहा था तो पड़ोस में एक दादा है, तो खैर वो नहीं है दुनिया में, तो एक पुलिस वाला भाई पी रहा करता, तो ओका पी रहे थे, बोला ताऊ ओका ना पिया कर, कोरोना फैल जाएगा। बोला भाई फिर क्या हो जाएगा? बोला फिर क्या तू मर जाएगा? बोला भाई छोरे आज का बाद मेरी तिया बात नहीं कह देगा। बोला क्यों तो? बोला जिसने भी नू कही ना तू मर जाएगा, वो मेरे तो पहला जा गया। 2 घड़ी बोला टिक के बात कर लिया करो। तो मैंने उस दिन से अपना जिंदगी का नियम सा ही बना रखा है कि भाई भागदौड़ नहीं करेंगे जिंदगी में। बिल्कुल। जैसे अब जिस दिन मेरे को सबसे ज्यादा काम होते हैं ना, मैं उस दिन कुछ काम नहीं करता। मैंने कहा यह धरती पलटन दे, मैं तो सोऊंगा आज। बिल्कुल। चलो प्लानिंग के हिसाब से सारे काम होने चाहिए। और जिस तरह से बातें कर रहे थे हरियाणा के चुनाव की, हर एक दर्शक ये चाह रहा है और पूछना चाह रहा है, जिनका आदमी देखना चाहता है कि भिवानी की क्या पोजीशन है, इस चुनाव ने है ना हर घर में सट्टेबाज खड़े कर दिए। बिल्कुल, ये बहुत मेरे पास फोन आते हैं भाई साहब। और भाई एक चीज आप तय मानना, जैसे सट्टे वाले ने जो भाव खोल दिया, वो रिजल्ट तो कम से कम कभी नहीं होएगा। भाई उसी पे सारा सट्टा लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो अगर रिजल्ट आ गया तो सट्टे वाला तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये तय मानना कि भाई सट्टा तो हम सट्टा वाले के बाद देख के मत लगाओ, मुझे भी देख के मत लगाओ। और
सट्टा लगाओ ना यार जी। ये मतलब एक सामाजिक बुराई है। चलो अपने कहने से कोई नहीं रुकता, लगाने वाले लगाएंगे, इस वीडियो को देख के भी लगाएंगे। हाँ, इस वीडियो को देख के भी लगाएंगे। और दिन में 20 फोन आ जाते हैं अलग अलग, कोई रिपोर्ट पूछते हैं, बाद में फिर मुझे एहसास होता है वहाँ यार ये अब तो मैं मजाक में कह देता हूँ भाई देख अगर तेने सट्टा लगाना हो ना हाँ तो मैं तेरे को बता दूंगा पर 10% मेरा बिजवा दिया। अब वो हाँ कईयों ने भर रखी है, को देखे जाओगा खुनिया देखना है। लोकसभा चुनाव में देखेगा कोई नहीं ना, देखेगा, कोई नहीं देखेगा। अब बताया जरूर भाई मैं इतने कमा गया इतने कमा गया। एक आधा हिसाब आया बेचारा बोले भाई सब लूट गए। चलो लोकसभा चुनाव में हालात बहुत ही स्पष्ट थी, क्लियर सी सीटें, मैक्सिमम सीटें, और बहुत पैसा कमाया बहुत लोगों ने, बता 1 ही करोड़ रुपए कमा के कई मेरे जानकार। पर ये इजी मनी है। हाँ मेरे दादा क्या करते कि इजी मनी अट्रैक्ट करती है सबको जी। कमाला जैसे शेयर मार्केट में घर में हर एक आदमी सा मिलेगा जिसने जिंदगी में कदे न कदे शेयर मार्केट तो जूत खाया होगा। तो शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, ताश, जुआ, ये चीजें इजी हैं, परिश्रम नहीं करना पड़ा इस पैसे के लिए। तो ये एक बार तो कमा के राजी हो जाएगा, फिर साफ भी इतनी जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसकी मेहनत तो लगी नहीं, इसलिए वो खर्च करने में ऐसे ही निकल जाते हैं। चलो बात करते हैं पॉलिटिकल की। लोग दर्शक बाद इंतजार कर रहे हैं कब से राजनीति की बात शुरू करेंगे। हरियाणा का चुनाव कहाँ खड़ा है? बिल्कुल सीधा सवाल आज के दिन। हरियाणा का चुनाव ना तो खड़ा करना पड़ा। अच्छा, बीच में अटक रहा है। अभी है 15 दिन। तो ये पीक टाइम आ गया चुनाव का। बिल्कुल। और जिस दिन से टिकट जैसे ये घोषणा हुई कि चुनाव होंगे तो बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट जारी करी। बीजेपी बेचारी इंतजार करती रही कि ये कांग्रेस की लिस्ट दे दें लेकिन कांग्रेस ने अपनी लिस्ट नहीं दी। बीजेपी ने इंतजार करके बेचारे ने पहली लिस्ट दी, दूसरी दी, तीसरी दी, और कांग्रेस ने दी बिल्कुल जमा घंटे से लास्ट मोमेंट पे। मान लो जस्सी पेटवाड़ की टिकट जहाज से गई है, जहाज में खराबी आ जाती है तो नारनौंद खाली रह जाती है। और वो मतलब भाग्य की बात देखो आप कि कांग्रेस का इतना अच्छा माहौल बना हुआ है और उसमें नारनौंद की टिकट वो सारे फसाद की इकलौती जड़ है। बिल्कुल। अगर आज आप जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो देखो कांग्रेस का, नारनौंद में टिकट के 2 दावेदार थे, डॉक्टर अजय चौधरी जी और जस्सी पेटवाड़। बिल्कुल। जस्सी पेटवाड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप से थे, डॉक्टर अजय चौधरी जी नेचुरल सी बात है शैलजा जी के कैंडिडेट थे। इस टिकट को जो लास्ट मोमेंट तक खींचा गया ना, वो कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी जी। मतलब टिकट अगर मान लो जस्सी को देनी थी पहली लिस्ट में दे देते, पार करते। डॉक्टर साहब को देनी थी पहली लिस्ट में, पार करते। तो वो जो लास्ट मोमेंट तक टिकट खींची उसने क्लियरली हरियाणा में मतदाताओं को ये मैसेज दिया और बीजेपी को ये सोचने का वक्त दिया कि हम चुनाव किस एजेंडे पे लड़े, हमारा इस चुनाव में नैरेटिव क्या हो। क्योंकि शैलजा का नाराज होना या शैलजा का नाराज दिखाई देना भी बीजेपी के मन में लड्डू फूटा। तो कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती करी, नारनौंद की टिकट को लास्ट मोमेंट तक खींच के। देखो और फिर उसमें और देखो क्या हुआ, जस्सी को टिकट मिल गई। जस्सी की ही रैली में एक बुजुर्ग ने शैलजा जी पे बहुत अपमानजनक बात कही, ऐसी बात कही जो किसी भी समाज में किसी भी तरह के स्वीकार्य नहीं है। और अभी 3 दिन पहले जस्सी की टीम की तरफ से एक फोटो वायरल किया गया है। उस फोटो में 3 बुजुर्ग खड़े हैं और तीनों आराखंड का पहने हुए हैं और बीच में वही बुजुर्ग खड़े हुए हैं पुट्ठी वाले, और उसमें पूरा लिखा हुआ है कि ये इनेलो का कार्यकर्ता है, उमेद लोहान का आदमी है और ये इनेलो की तरफ से प्रायोजित है। ये उस तरह से जस्सी की टीम ने आज बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीजेपी को बहुत प्रेजिन पार्टी बता रहे थे। तो अगर कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी में जाके टिकट ले सकते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट कांग्रेस में जाके टिकट ले सकते हैं, तो पृथ्वी नंबरदार इनेलो छोड़ के कांग्रेस में क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता। तो ये कह के आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उसका जो जोश था, जज्बा था वीडियो करते हुए, वो उस कतई नहीं लगता वो इनेलो का वर्कर। बिल्कुल वो था जस्सी का फैन। हाँ, उसमें ये लग रहा था बिल्कुल मोमेंटम रूप से उसने फॉलो में बात को समझते हैं भाई। लेकिन जस्सी क्या कर, जस्सी ने भी बेचारे ने अपना बचाव करना है। लेकिन वो एक वीडियो और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई उसने कांग्रेस को एक बार तो इस चुनाव में बैकफुट पे धकेल दिया। बिल्कुल। लेकिन
हर चीज़ का एक तोड़ है। और तोड़ ये निकला कि शैलजा जी पहुंची आज तक की पंचायत में, अंजना उनके सबके पास, और वो कई बार नो गुब्बारा फुलाया करा और वो एकदम बड खत्म हुआ। तो वो शैलजा जी वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया बिल्कुल। तो बीजेपी ने जो 5 दिन मेहनत की थी ना उस नैरेटिव के ऊपर, वो उसका दोस्त हो गया, खराब हो गया। यस। फिर एक मैटर था नौकरियों का। नौकरियों के मैटर पे भी आज हरियाणा में बहुत बड़ा ऐसा एक वर्ग है, युवा वर्ग, जो चाहता है कि ईमानदारी और पारदर्शिता से नौकरियां। बिल्कुल। बीजेपी भी कहती है कि हमने ईमानदारी और पारदर्शिता से नौकरियां दी है, दावा कर रहे हैं 10 साल से, दावा कर रहे हैं, हालांकि सच नहीं है, लेकिन काफी हद तक सच भी है ये। देखो, सवाल इसलिए उठता है धर्मेंद्र भाई, जैसे आपने कहा ना कि ललित नागर एचपीएससी के दफ्तर में बैठा है, करोड़ों रुपए की टैक्सी पकड़ती है, तो जितने एचपीएससी के मेंबर थे और जितने एचएसएससी के मेंबर लगाए इन्होंने, चेयरमैन लगाए, आज उनकी गाड़ी कोठियां घर देख लो अब जाके। बिल्कुल। वो लाख रुपए तनख्वाह में नहीं बन सकता, मतलब ही नहीं। तो पैसा तो कमाया गया है, किसने कमाया, कैसे कमाया, किस तरीके से कमाया, एक इशू है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मतलब जो देखा है मैंने, कि इन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां दी काफी हद तक, काफी फेयर तरीके से। यस। और अब जब जमींदार आधार कार्ड है तो वो कितना ही निकड़ू दूध देंदा, वो मतलब उसमें बाल्टी में रख ले 2 चढ़ू तो फिर भी तो इन्होंने दी होंगी भाई ईमानदारी से, लेकिन कहीं ना कहीं चोर रास्ते थे उसमें भी, बिल्कुल, जो बाद में प्रूव हुए। ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियां, उसमें पूरा झोल है भाई। उसमें बड़ी संख्या में ये जो आलोक वर्मा इनके चेयरमैन हैं, इसके आने के बाद इन्हें बहुत पैटर्न बदले, बहुत भारी संख्या में बाहर के राज्यों के युवाओं को नौकरी दी गई। बिल्कुल। और जब ये सरकार कभी बदलेगी तो शायद दूसरी सरकार श्वेत पत्र लेके आएगी। देखो, ये तो है, तब पता चल जाएगा। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हुई थी, मान लिया 60 पोस्ट हैं, 60 में से 55 बाहर के राज्यों की हैं। यहाँ तो गुजरात तक के बीडीपीओ लगा रखे हैं। बिल्कुल भाई, पंचायती विभाग में सरपंचों का सीधा काम है। हरियाणा इकलौता वो ऐसा स्टेट है जहाँ हरियाणा से संबंधित आपको ग्रुप ए और बी की नौकरियों में सवाल ही नहीं पूछा जाता जी। तो मैं ये नहीं कहता प्रतिभाएं कहीं नहीं आ सकती, प्रतिभा तो देश में कहीं भी नौकरी लेनी चाहिए, लेकिन संसाधनों पे पहला हक हरियाणा का है। और वो प्रतिभाएं अभी क्यों सामने आई? हाँ, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ये कहती है जी कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे, तो लोगों का मन कर रहा है उनको वोट करने का, युवाओं का, लेकिन एक डर सा भी है कि भाई कदे ये बीजेपी ने मान लो 30%, 40%, 50, 60, 70 जितने भी प्रतिशत नौकरियां ईमानदार से दी, कम से कम दी तो जी, तो उनका मन ये कर रहा है कि ये एश्योरेंस दें हमें कि हम नौकरियां पारदर्शिता और ईमानदारी से देंगे। तो वो दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा बाकायदा उसका एक रोड मैप दिया है कि कैसे कैसे हम भर्तियां करेंगे जिसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता होगी। वो आ चुका है उनका बयान, ठीक है। तो नौकरी और शैलजा जी इस चुनाव प्रकरण में अब हाशिए पे जा चुके हैं जी। दूसरा, ये चुनाव अब इश्यूज बेस पे आ गया है। आपने देखा कि 7 गारंटियां आई कांग्रेस की, अगले ही दिन बीजेपी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र। तो गारंटी आई उस दिन ये कह रहे थे ये फ्री बाय बीज हैं, खामखा मुफ्त को रही है। अब वही बीजेपी कह रही हम 2100 रुपये देंगे। ये 2 कह रहे थे, 2100 कह रहे हैं। हाँ, लेकिन 3-4 चीजें ऐसी हैं जो इस पे कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा आगे है। बीजेपी कभी भी ओपीएस का वादा नहीं कर सकती, उसके एजेंडे में ही नहीं है। हाँ, तो 3 लाख कर्मचारी हैं यहाँ पे प्रदेश में, और 3 लाख कर्मचारियों के 4 वोट के हिसाब से 12 लाख वोट है। ये किसी भी सरकार को पलट सकते हैं। बिल्कुल। और आप किसी कर्मचारी के हाथ लगा के देख लो, वो ओपीएस पे वोट कर रहे हैं। बिल्कुल करेगा। 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, बूढ़ा है ना चा चट रहे हैं उन्होंने को नहीं, मतलब किसने कड़ तक किया होगा। एक बूढ़ा बूढ़ी अगर किसी घर में है बुजुर्ग, 12,000 रुपया सोच के देख। और एक उनका महिला हो, भाई छोरे की बहू हो जो नौकरी ना लग रही हो, 2,000 उसके,
14,000 रुपये आ गए घर में। 14,000 में गांव का एक सामान्य घर बहुत आराम से काम चला सकता है। और इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा, मैं जैसे फील्ड में निकला और गरीब तबके के लोगों से बातचीत हो रही, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने 10 साल में जो 100 गज के प्लॉट उड़ा की एक बहुत बड़ी स्कीम थी ना, वो जो सिलजा जी वाला इशू था ना, हाँ, उस पे ये चीज कट है। तो गरीब तबके लोगों ने ये कहा जी और तो सारी चीज ठीक है, कांग्रेस को वोट देंगे इसलिए 100 गज का प्लाट चाहिए, 100 गज का प्लाट चाहिए, 300 यूनिट बिजली की 300 यूनिट बिजली चाहिए। तो कांग्रेस ने अपना जो पहले बादन नहीं आया करती गांव में, और बादन का जो टोकरा था उसमें सब कुछ होया करता। बिल्कुल, उसमें लुगाइयां की जरूरत का चूड़ी भी होंदी, उसमें बिरन की होंदा, बिंदी भी होंदी, लिपस्टिक भी होंदी, हाँ, मुल्तानी माटी भी होंदी, कोनी सारे कौन लिए जा पे ना, सब कुछ होया करता उसमें। बिल्कुल। तो ये जो कांग्रेस है ना, इस बार ये जो इसका घोषणा पत्र है, ये बादन का टोकरा है, इसमें सब कुछ है और जनता इसको लपकने के लिए तैयार है। बीजेपी ने इसकी नकल की, अगले दिन जारी किया उसने। अब बीजेपी कह रही है करना ही था, बीजेपी को करना ही था, लेकिन बीजेपी ना ओपीएस दे सकती, बीजेपी ना बुजुर्गों की पेंशन 6,000 कर सकती, ना बीजेपी 300 यूनिट बिजली दे सकती, और वो वादे कर सकती है। उन्होंने लिखा, देखो आप कितना शुद्ध हिंदी में लिखा है, वे जो बुढ़ापा पेंशन वृद्धावस्था पेंशन है उसमें महंगाई की दरों के अनुसार जरूरी वृद्धियां की जाएंगी जी। वो भी रह ने अपने 6,000 दिखने लग रहे हैं। एक और देखो, ये सारा जो आया है उसके बाद बीजेपी कांग्रेस में बातें कर रही है, हम क्या देंगे, अपना उसका क्या विजन रहेगा, उस पर बातें क्यों नहीं कर रही। बीजेपी के साथ सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि वो ये जो 10 साल का टेनओवर है, इसमें वो विकास को फोकस ही नहीं कर पाए बेचारे। वो 10 साल उन्होंने प्रयोगशाला में जो बीजेपी की है उसमें कास्ट पॉलिटिक्स का एक्विजिशन बिठाते हुए पूरे किए। तो वो अगर थोड़ा 10 साल में वो चाहते तो हरियाणा को बिल्कुल रीमॉड्यूल कर सकते थे। बिल्कुल, आज उनको कांग्रेस से ऐसे मतलब ऐसा है अवस्था में नहीं होना पड़ता और काम बोलता है भाई। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी क्यों भूपेंद्र हुड्डा से मिला था, उनका एक इंटरव्यू किया था, हालांकि वो 10 एक मिनट का है, वो बोलते बोलते कुछ नहीं है, मतलब सबसे बोर इंटरव्यू किसी का होता है तो उनका ही होता है। कोई इस बात का सीधा जवाब नहीं देते। लेकिन मैंने पूछा जी आपने 7 गारंटियां तो दे दी, पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि प्रदेश पे तो ऑलरेडी खर्चा है। बोले जब मैं 2005 में आया और 1600 करोड़ की बिजली बिल माफ करे तब कितना आया था, मैंने भी रहा धनकित है, मैं ले आऊँगा। तो वो धन अगर खोज लिया उन्होंने ले आए, और फिर 2 लाख सरकारी नौकरियां, और उसके लिए तो कोई बजट भी नहीं लाना, ऑलरेडी सैंक्शन पोस्ट है। ये बीजेपी ने 10 साल में काम चलाया, HKRN बना के उनको 20,000, जिस आदमी को 60,000 रुपये मिलने चाहिए उसको 20,000 देके 20,000 दे रहे हैं। उनमें भी गुस्सा है, हाँ उनमें गुस्सा है, वो भी इसके खिलाफ वोट करेंगे। अब बहुत इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, और बीजेपी के पास उनकी काट है नहीं, फिलहाल नहीं। बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी एक रैली हरियाणा में करके गए, उसके बाद उनकी एक रैली और मोदी जी की तो ना ही कराएं तो बढ़िया है। हाँ, अभी मैं कल हिसार में था। हिसार में कमल गुप्ता इनके कैंडिडेट हैं और 26 तारीख को वहाँ मोदी हार गए। वो तो हारे हुए हैं। वो हारे हुए नहीं है, वो तीसरे नंबर पे हैं। हाँ, हिसार के लोगों ने कहा कमल गुप्ता जी को एक्चुअली उनका अहंकार ले डूबा। मोदी आए, अमित शाह, नोले जी भाजपा तो तीसरे नंबर पर है। वहाँ रामनिवास राणा जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और जो सावित्री जिंदल जी हैं, उनके बीच में फाइट, तगड़ा मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है। सावित्री जिंदल भी बढ़िया मुकाबले में है और रामनिवास राणा भी अच्छा। कमल गुप्ता जी संघ की ताकत तो है उनके साथ, लेकिन एज ए लीडर, एज ए मंत्री, वो सबसे फेल महकमा है। बिल्कुल। और उनके विभाग की जो प्रॉपर्टी आईडी है, मुझे तो कल पता चला, परसों निगम से फोन आया, मेरे नाम भी एक दुकान किसी की चढ़ा रखी है बेचारे की। अच्छा, मैंने कहा बता यार, कड़ाई से तो कब्जा लिया हुआ। तो बोले ना जी ये तो आपका गलती से चढ़ गई है, तो आप नगर निगम में आके इसने ठीक करा जाओ, मेरी दुकान मेरे नाम ही चढ़ रही है, ये तुम्हारी गलती, तुम ठीक करो इसको, मैं क्यों आऊँ नगर निगम में। तो बोले जी यहाँ तो देश आता है, वो न बेचारा कोई ऑपरेटर होगा। तो क्या ये प्रॉपर्टी आईडी का और परिवार पहचान पत्र का कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो मेरा तो
एज ए जर्नलिस्ट मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पड़ोस में सीएससी सेंटर, तो आप कभी दिन में दोपहर को आके वहाँ बैठ जाओ, बस 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा हरियाणा में मुद्दे क्या क्या हैं। अच्छा। वो सीएससी सेंटर पे आते हैं लोग अपनी पेंशन बनवाने, कुछ चेंज कराने, प्रॉपर्टी आईडी गलतियाँ ठीक कराने, आपकी फैमिली आईडी की गलतियाँ ठीक कराने, इनकम ठीक कराने, वो अपनी ग्रीवेंसेज लेके आते हैं। और वो 1 मिनट में होती नहीं, कई बार वो पोर्टल ही नहीं चलता, तो वो बैठते हैं वहाँ पे, बैठ के फिर हरियाणा के मुद्दों पे बातचीत करते हैं। तो मैं तो अपना चुपचाप कुर्सी खा लिया करोड़े सुनते रहते हो। हाँ, उनको पता नहीं है कौन है भाई क्या है, तो उनकी बातचीत सुनता हूँ बस, कि उससे मुझे पूरे हरियाणा का अंदाजा हो जाता है। अब आप इन्होंने पीछे छोटे प्लॉट दिए हैं, तो जब सरकार जाने को है, जो 100 गज के दिए, तो वो जो 100 गज के 100 नहीं है, वो 40 गज का प्लॉट है, 40 गज के शहरों में दिए। अच्छा, शहरों में दिए हैं। वो पता किन लोगों को मिले है सबसे ज्यादा? यूपी और बिहार वालों को। इन्होंने 15 साल की जो सीमा है वो घटा के 5 साल करते हैं। तो वो अपना वाले बेचारे जो गरीब लोग हैं, वो जब ये यहाँ से हाँ भैया हमारा प्लाट निकल गया, ये क्या निकल, तो अपना वाले हथियार जुटा हो जाएगा। तो बोले इसका कुकर लिकट गया, माजी ये अब हरियाणा का नागरिक है भाई, ये इस नागरिक है अगला, बिल्कुल 5 साल की शर्त कर रखी है सरकार ने, तो अपना लेंगे तो निकलेगा नहीं, उनके निकलेगा। वो और गणा छोम हो रहे हैं अपना, वो छोम हो रहे हैं बहुत गणे। और वो क्या होगा चुनाव वाले दिन, वो जो बेचारे बिहार वाले हैं प्रवासी जो लोग, वो तो अपना कोई सब्जी की रेडी लाए करेंगे कोई मजदूरी का, अपना वोट डालेंगे, अपना लेके करेंगे। तो मैं बताऊंगा मेरे प्लाट कर दिया बिल्कुल। अब उसको आस है भूपेंद्र हुड्डा से, यो आ जा 500 गज का मिलेगा। तो भाई यो चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग। चलो कुछ सीटों पर बात करते हैं। चर्चित सीटें जिसकी पूरे हरियाणा में चर्चाएं होनी हैं, और चर्चा करेंगे सबसे पहले अम्बाड़ा कैंट से। अम्बाड़ा कैंट, चित्रा सरवारा और अनिल विज मुकाबला है, किस तरह का देख रहे हो? देखो ये चुनाव है ना, कुछ लोगों के साथ जातियों का चुनाव भी है। जैसे चित्रा सरवारा की टिकट कटना कांग्रेस के लिए भी एक शर्म की बात है। बिल्कुल भाई, आप कह रहे थे कि हम टिकट देंगे सर्वे के नाम पे, आप कह रहे थे हम टिकट देंगे, एजेंसीज पता नहीं क्या क्या कराएंगे, आवेदन कराए हम। भाई अगर आपके टिकट वितरण में कोई मेरिट थी या पारदर्शिता थी, तो चित्रा सरवारा की टिकट कटाने का गुनहगार कौन है? बिल्कुल उसके साथ अत्याचार हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अनिल विज को फायदा पहुंचाने के लिए साठ गांठ हुई है किस स्तर पे कांग्रेस में। लेकिन इसके बावजूद अनिल चित्रा सरवारा की टिकट काटने के लिए कुमारी शैलजा 2 सीटों का सौदा करेगी, उकलाना का भी, नारनंद का भी। मुझे बोले बेसिक से 2 काटो, मुझे चित्रा के साथ उनके, देखो यही तो है, तभी तो आस्था और कर्म में विश्वास बढ़ जाते हैं आदमी के। मान लो शैलजा जी ने ऐसा किया, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा किया तो उनको फिर वो नारनंद में पे करना पड़ा। बिल्कुल, तो ये तो कर्मों की खेती है भाई। चित्रा सरवारा की टिकट कटवाना एक आपराधिक गतिविधि थी। यस, वो हर सर्वे में, हर फील्ड में, वो पूरा हरियाणा में कहीं जाके मैं जीटी रोड बेल्ट की लगभग सीटों पे मेरे मतलब किसी न किसी कारणों से मैं जाता रहता। चित्रा सरवारा इस बार की विनिंग कैंडिडेट थी। अनिल विज जी का हारना तय था। लेकिन अब हालत ये है कि वहां पे मुकाबला तो है चित्रा सरवारा में और अनिल विज में। पिछली बार भी चित्रा की टिकट कटी थी, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो तीसरे वोट पे नंबर पे खिसका दिया था उसने, और 10,000 वोट आए थे, 10 से भी नीचे आए थे। इस बार भी ये रहने वाला है। और अनिल विज के खिलाफ स्ट्रांगली एंटी इनकम्बेंसी है। वो ऐसा बंदा है जो हरियाणा को गब्बर गब्बर कह के उन्हें डब्बर बना दिया हरियाणा का। जैसे और मंत्रियों का कार्य प्रणाली है, उतनी ही निकम्मी कार्य प्रणाली उनकी भी है। बिल्कुल, वो स्पोर्ट्स महकमे में मंत्री रहे, बट्ठा बिठा दे स्पोर्ट्स का। वो गृह विभाग में रहे, पुलिस वाले का बेचारों का कुछ नहीं, सब बट्ठा बिठा दिया। वो हेल्थ में रहे, हेल्थ का पट्टा बिठा दिया, तो जो बीमार और कहते रहे गब्बर गब्बर गब्बर। वो किसी काम का गब्बर नहीं, और लोग परेशान उससे। अहंकार में चूर आदमी, लोग परेशान, ईमानदार ईमानदार ईमानदार।
पता नहीं ये कहाँ से तो ईमानदारी के सर्टिफिकेट अच्छा, सियासी गलियारे में तो चर्चाएं थी कि रामविलास शर्मा के साथ उनको भी रिटायर किया जा रहा था। कर देते बढ़िया एहसान होता, कर देते बढ़िया था, एहसान होगा, लेकिन क्या पता जनता कर दे उनको रिटायर। चुनाव अच्छा है, अगर हरियाणा जनता कर देती यदि चित्रा को टिकट मिलती। हाँ, अब भी कर दे क्या पता, क्योंकि जब उसकी टिकट कटी तो एक सिंपैथी भी लोगों में आई है, बढ़ जाती है। कई बार पिछली बार चौधरी रणजीत सिंह को अगर कांग्रेस टिकट दे देती ना, जीतते नहीं। बिल्कुल, निर्दलीय जीते, टिकट कटे निर्दलीय जीते, तो चित्रा भी उन्हीं कैंडिडेट में से एक हो सकती है। बिल्कुल, और उनका चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी सीट है जिसकी चर्चाएं हैं सिरसा की, गोपाल कांडा के खिलाफ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस लिया और कांडा ने कहा कि मैं जीता तो वापस बीजेपी के साथ जाऊंगा। अभय चौटाला को स्पष्टीकरण देना पड़ा। उधर से गोकुल सेतिया कांग्रेस में आए, टिकट मिला। बड़ा रोचक मुकाबला वहाँ, किस तरह का देख रहे हो? एक तो सिरसा का जो चुनाव है वो चुनाव आयोग के लिए भी शर्म की बात है। जिस तरह की रिपोर्टें वहाँ पे मिल रही हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है चुनाव आयोग सोया पड़ा है। वहाँ पे कह रहे हैं कि 5 से 10 हज़ार रुपये एक वोट की कीमत दी जा रही है। और बहुत महंगा चुनाव सिरसा का हो गया है। वो कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये जांच का विषय है और चुनाव आयोग को स्ट्रांगली एक्शन वहाँ पे लेना चाहिए अगर चुनाव आयोग कहीं है। हालांकि बहुत समय से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई और कंगना रनावत की बातों का कोई असर होता नहीं है कहीं पे भी। तो लेकिन मुझे कर्मफल में विश्वास है कि जब पूरी कायनात किसी एक आदमी के पीछे पड़ जाए ना तो फिर उसको बचाने में भगवान लग जाता है। भगवान लग जाता है। जाको राखे साइया मार्स के न कोई। सिरसा में मेरे बहुत पत्रकार साथी हैं, मैंने खूब बढ़िया रिपोर्ट वहाँ पे ले रखी है। सिरसा में सारे कुछ करने के बावजूद एक तो ये इससे बड़ी शर्म की बात ही नहीं थी कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जो ओबीसी के जांगड़ा कैंडिडेट थे उनका नाम वापस ले लिया। वहाँ पे आप देख लेना गोकुल से तेज जीतेगा। तो ये ऐसी क्या था, बीजेपी क्यों इतना देर कर पाई वहाँ समझौता करने में? पहले तो बातें चली थी समझौते की, फिर अर्ली अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, फिर वो कैंडिडेट वापस भी ले लिया। क्या क्यों इस तरह का किया ये बीजेपी ने गेम? भाई ऐसा करना था तो घोषित ही क्योंकि वो जांगड़ा समुदाय को, बीसी समाज को नाराज भी क्यों किया उसने? कई बार देखे हो ना आपने, एक विकेट बच रहा हुआ है और कई बच रहे हो, रन भी बहुत बनाने हुए हैं, तो वो कभी नू शॉट मारा करे, कभी नू शॉट मारा करे, कभी नू उठा के मारा करे, फिर आउट हो जाएगा। तो जो बीजेपी है ना उसकी हालत है खराब बेचारी की, तो वो नू उठा के शॉट मारने लग रही है और कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है कोई है ये कोई। आप पेवा से उन्होंने कैंडिडेट बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल, वो बेचारा छोड़ ही गया है। जो दूसरा दिया वो उसका भी काका है, वो कह रहा है कि ये बीजेपी नहीं है, भूत प्रेत जिन्न पार्टी है। उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जेजेपी से रामकुमार गौतम को लाके उचाना से वो जुलाना अपने नारायण से और सभी दो लेके गए हैं। अब उनकी जुबान का रस टपकता चल रहा है। तो लक्ष्मण दास अरोड़ा उनके नाना रहे हैं गोकुल सेतिया की सिरसा में। गोकुल सेतिया बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं उस इलाके के। अब चुनाव वहां पे 2 इशू हैं। नहीं, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अभय चौटाला का और कांडा का समझौता हो चुका है, इसका अभय चौटाला की भी देखो, उसमें अभय चौटाला पे हम इलाहाबाद में बात कर लेंगे। हाँ, सिरसा में अब एक नारा चल रहा है कि अगर कांडा जीत गया तो पूरा देश नो कहोगा सिरसा के लोग बिके हुए थे। भाई वोट जो खरीद रहा है वो, उसके अलावा भी सिरसा में बहुत सारे ईमानदार लोग रहते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले लोग रहते हैं, वो अपने ऊपर बिकाऊ का नारा नहीं लगवाना चाहते। उनका ये कहना है कि अगर यहाँ से कांडा जीत गया तो सारे देश में एक मैसेज आएगा बस कांडा ने खरीद लिए वोटर। इसलिए गोकुल सेतिया के ज्यादा से ज्यादा है, लोगों को अपना सम्मान बचाने के लिए गोकुल को वोट देना पड़ सकता है। ठीक है, अभय चौटाला की बात चली थी। इलाहाबाद का चुनाव, भरत सिंह बेनीवाल इलाके के दमदार नेता हैं और दबंग वो मैं कहता हूँ वो राजनीति की राखी सावंत है। उनके बयान बहुत चर्चा में रहते हैं, लेकिन पहली बार देखा मैंने वहाँ के लोग भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अभी एक वीडियो देख रहा था, प्रमोद का है वो, सड़कनामा से, उसमें वो बुजुर्ग हंस रहा है कि भाई भरत बेनीवाल को तो माहौल लगे है पर लास्ट में ये इन लोग करके निकल जाए, ऐसा वीडियो, बहुत हंसी वाला वीडियो है वो। तो सच्चाई ये है कि अभय सिंह चौटाला अगर इस चुनाव में इलाहाबाद में मीनू बेनीवाल को बीजेपी टिकट देती तो अभय चौटाला का चुनाव काफी हद तक सेफ होता।
ये जो डमी कैंडिडेट उतरवाया है ना, जिस भी रणनीति के तहत उतरवाया हो, इसने बरसिंह बेनीवाल और अभय चौटाला को नेक टू नेक कर दिया है। किसान आंदोलन में इस्तीफा देने के बाद 7,500 वोटों से जीता था। अभय चौटाला जी को अच्छे से पता वो कैसे जीतते थे। बिल्कुल। उस माहौल में भी 7,500 का गैप रह गया था। और ये तो आम चुनाव सवाल उठे थे, बल्कि उससे पहले के 19 का जो मेन चुनाव था उसमें ज्यादा अंतर से जीत हुई थी। तो ये तो आम चुनाव है, कांग्रेस की लोगों को सरकार बनती दिख रही है। बरसिंह बेनीवालों में इकलौता है। तो चुनाव हो गया भाई टाइट वहाँ पे, और पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ हो सकता है। जब देवीलाल हार सकते हैं तो अभय चौटाला क्यों नहीं हार सकते। ठीक है। एक अपने पत्रकार भाई खड़े हैं रानिया से, और वहाँ ही सर्वमित्र कंबोज। सर्वमित्र को मेरी शुभकामनाएं हैं। और वो चुनाव ऐसा है कि वहाँ पे जीपड़ी और बंदूक खड़ी का नारा है एक्चुअली। वो एरिया थोड़ा अपने से अलग है क्रमपाल। वहाँ पंजाब का टच ज्यादा जब ये अर्जुन चौटाला की 150 फॉर्च्यूनर काले रंग की आगे चूम करके रुके हैं ना, वो अलग माहौल है वहाँ पे। तो उसमें जो पत्रकार साथी हैं उनकी सादगी और वो कितना लोगों को लुभा पाएंगे अलग विषय है। लेकिन वहाँ पे जो अभी जो मुकाबले बताए जा रहे हैं वो अर्जुन चौटाला और उनके दादा रणजीत चौटाला में बताए जा रहे हैं। लेकिन हुड्डा परिवार ने पूरा जोर लगा रखा। 2 दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा थे, एक बार गए हैं, कितना जोर लगा दिया। एक बार भूपेंद्र हुड्डा थे, आज वहाँ दीपेंद्र हुड्डा थे। बहुत अच्छी जनसभा रानिया में हुई है दीपेंद्र हुड्डा की। तो जोर लगाएंगे तो क्या पता उम्मीदें बन जाएंगी। अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा में कि 4-5 सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में हैं। उन्होंने इलाहाबाद भी गिनवाई, फिर उन्होंने रानिया भी गिनवाई, फिर एक गिनवाई वो डबवाली गिनवा रहे हैं, एक वो नरवाना गिनवा रहे हैं, और एक बरवाड़ा कह रहे हैं। कौन गिनवा रहे हैं? अभय चौटाला। अभय चौटाला तो 30 कितनी सीट दे रहे थे खुद की पार्टी को। वो तो कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे लेकिन 4-5 सीटें तो गिनवा रहे हैं नाम लेके, इलाहाबाद, रानिया, डबवाली, बरवाड़ा और नरवाना। लेकिन वो गिना रहे हैं। यहाँ पे चाहे जीत हार वो अलग बात है, लेकिन ये सच है कि इन सीटों पे इनेलो काफी अच्छी उपस्थिति में है, मतलब फाइट में है, मतलब अपोजिशन में है, इनेलो ही है। हाँ। और नरवाना में तो बहुत अच्छी पोजीशन में, वहाँ विद्या रानी धनोदा हैं और वो बिनेन खाप से हैं, धनोदा गांव से। कांग्रेस ने 2 बार उनको टिकट दी, लेकिन नहीं जीती। इसलिए नहीं जीती क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ माहौल था हरियाणा में, उसमें उसको टिकट दी। इस बार सतबीर दबलैन को टिकट दे दी वहाँ से। उनका सतबीर दबलैन का जो पर्सनल जो व्यवहार है ना, पर्सनल जो उनकी इमेज है, वो वहाँ उन इलाके के तो वो बढ़िया व्यवहार तो अपने उनका तो है। कृष्ण बेदी जी का, बेदी जी तो शायद मुझे नहीं लगता वहाँ फाइट मेरा तीसरे नंबर पर रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने जोर लगाया है, 2-3 बार वहाँ आ चुके हैं, और 26 तारीख को कुमारी शैलजा भी उसके लिए आएंगी। तो लेकिन वहाँ विद्या रानी धनोदा को इनेलो की कैंडिडेट आज के दिन वो नंबर 1 पे चल रही है। अच्छा, हाँ। चलो आप कह रहे, आप चूंकि आप नज़दीक है आपके, हाँ, और मैंने वहाँ की रिपोर्ट ली नहीं है। नहीं देखो, अब पर मेरा ये मानना है कि लास्ट में आप देखना बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला हो जाएगा। हाँ, ये देखो अब कुमारी शैलजा का क्या प्रभाव रहेगा 26 तारीख। कुमारी शैलजा का प्रभाव नहीं है, सरकार का प्रभाव। लोग वोट आजकल टेंडेंसी बन गई है, लोग वोट डालते हैं जिसमें आने का ब्योंत हो सकता है। देखो कई हार में वोट क्यों गिरना, वो कुमारी शैलजा की सिरसा पार्लियामेंट्री में है, और वो एक रिजर्व सीट है। रणदीप सुरजेवाला ने जोर लगा दिया, हुड्डा साहब भी एक बार यदि चला गया बाबू बेटा में से कोई, तो फिर वहाँ कांग्रेस बढ़िया फाइट में आ जाए। इस तरह से बरवाड़ा से संजना सातरोड़ थी, कांग्रेस की टिकट मांग रही थी, नहीं दी, इनेलो की टिकट पे है। युवा लड़की है, लंदन से LLM करके आई ना, उनका बता रहे हैं उन्होंने ट्रायंगुलर फाइट बना दी। हाँ, मतलब तिकोना मुकाबला उन्होंने किया है। तो ये कुछ चर्चित सीटें हैं। तिकोना मुकाबले में एक चीज और होती है, बीजेपी के जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है। वहाँ क्या सीन है वो तो तिकोने मुकाबले में क्या होता है, कई बार ये होता है उस इलाके का जो मेन कैंडिडेट होता है ना, उसके जो विरोध का वोट 2 जगह बढ़ जाता है, तो वो भी दिख जाता है। वो इलाके के ऊपर देखा जाता है। जैसे अब हम उचाना की बात कर लें, उचाना में जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो विरोध का वोट है ना, वो मान लिया 3-4 जगह बढ़ जाएगा, बढ़ ही गया, वो तो बढ़ ही गया। तो चौधरी ब्रजेंद्र देखो आराम से, मैं तो कहता हूँ ब्रजेंद्र उसी दिन चुनाव जीत गए जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों उनके प्रचार में पहुंचे। बिल्कुल। तो वो जो फैमिली बॉन्डिंग उनकी है वो उन्होंने इस चुनाव में उनको आगे कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। और एक सीट पे अब विशेष चर्चा करना चाहेंगे,
वो है भिवानी की सीट। बीजेपी ने वहाँ पर अपना घनश्याम सराफ पुराना उनका है 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। हाँ, वो 9 में भी जीते, 14 में भी जीते, 19 में भी जीते, जीत मेरी आंखों के सामने हैट्रिक लगा चुके हैं और जीत का चौका लगाने के लिए मैदान में हैं। एक बिल्कुल नया कैंडिडेट कामरेड ओम प्रकाश को वहाँ, और माकपा से गठबंधन कोई सोच भी नहीं सक रहा था, है कोई चर्चा भी नहीं थी। है देखो, कामरेड ओम प्रकाश तो भाग्य में यकीन नहीं करते। यस, लेकिन मैं तो करता हूँ। वो आदमी जिस टाइम उनको टिकट मिली बस में बैठा था। अच्छा। भाई उनकी पार्टी 3 जगह से टिकट मांग रही थी, टोहाना, जींद और भिवानी। उन्होंने 3 कैंडिडेट पहले ही चयन करके उनके कागज कुगज तैयार करवा के रखवा दिए थे भाई, और ये कह दिया था टिकट अपन को नहीं मिला है, नहीं मिलेगी, ट्राई कर रहे हैं, क्या पता मिल जाए, तो आप तैयार रहना, क्या पता हो सकता है मिल जाए। तो कामरेड ओम प्रकाश ने सोच लिया था भाई अगर मिलेगी तो या तो टोहाना से मिलेगी या जींद से, भिवानी के चांसेस नहीं है। एक बार तो जींद फाइनल हो गई थी। हाँ, फिर बिल्कुल लास्ट के घंटों में उनको टिकट मिली। और अभी क्या है भाई, ये है चिट्टी और हाथी की लड़ाई। कामरेड ओम प्रकाश वो आदमी है जिसको भिवानी का बच्चा बच्चा जानता है, बहुत लोकप्रिय आदमी है। जिनने उनको देखा है या तो पैदल देखा है या साइकिल पे देखा है या बेटी की स्कूटी पे देखा है। उनकी बेटी की एक स्कूटी है, उनका बेटा इसरो में साइंटिस्ट है, डेड ऑनेस्ट आदमी है, फक्कड़ आदमी है। 15 साल में घनश्याम जी का वहाँ लोगों ने नाम लिखा रखा है सूत्र, सूत्र कहते हैं उनको। उनकी एक खूबी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सो जाते हैं। विधानसभा में तो अक्सर उनके वीडियो आते हैं, तो उनका नाम निकला सूत्र। भिवानी का 15 साल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया भाई, ये सच्चाई है। आप भिवानी में जाओगे तो आपका दिल रोएगा उस शहर को देख के। अब कामरेड ओम प्रकाश से लोगों को ये आस है कि ये एक ऐसा आदमी आया है जो जाति, धर्म, संप्रदाय, कास्ट, क्षेत्र को छोड़ के इसको अगर आप मौका देते हैं तो ये कुछ कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम चाहते हैं भगत सिंह तो हो जाए लेकिन पड़ोसी को हो जाए। तो हमने ये इतने बुरे बुरे लोग, कोई तस्कर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई करोड़पति अरबपति चुनाव लड़ रहा है, किसी ऊपर केस है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छे लोग क्यों नहीं आते राजनीति में? क्योंकि अच्छे लोगों को हम वोट नहीं देते। अच्छे लोगों को हम वोट नहीं देते तो पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती। अच्छे लोग दारू नहीं बांटते। मान लो कामरेड ओम प्रकाश का प्रयोग सफल कर दे भिवानी, कह दे हमने अच्छा आदमी चाहिए और ये 5 सालों में भिवानी के लिए कुछ करके दिखा दे, तो फिर क्या होगा, पार्टियां ऐसे लोगों को भी टिकट देना शुरू कर देंगी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बदलाव हो जाएगा। ये भिवानी के लोगों के ऊपर, भिवानी में अभी यही चल रहा है, लोग झूल रहे हैं क्योंकि भिवानी के लोगों को अभी आदत है जाति के नाम पे वोट डालने की। वहाँ पे बामन बनिया कॉम्बिनेशन इस तरह चलते हैं। पहली बार कोई ऐसा आदमी आया भाई जाति वोट नाम पे मेरी वोट ना दियो भाई, मेरी वोट देना है काम के नाम पे। अगर वहाँ के 2 दर्जन गांव में आज भी पीने पानी की भारी किल्लत है। वो कह रहा है अगर तुमने अपने घरों में पानी चाहिए तो मेरी वोट दियो, तुमने अपने घरों में गलियों में सफाई चाहिए तो वोट दियो, सड़कें टूटी हुई चाहिए तो वोट देना, जाति के नाम पे वोट देना किसी और को देना, मेरे को मत दियो। आप चाहते हो कि आपका विधायक गाड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता मिले तो मेरी वोट ना दियो, मैं तो साइकिल स्कूटी पे आऊंगा। आप चाहते हो कि हम ऐसे आदमी को वोट दें जो आप यहाँ पे लगातार चुनाव बोले, मेरा पहला आखिरी चुनाव है, मैंने पे रोड नहीं लड़ना, ये लास्ट है अपना, तो बिल्कुल मैं पैसे को मैं आराम करूंगा अब अपना। तो कामरेड ओम प्रकाश के इश्यूज बहुत अच्छे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं। क्या लग रहा है लोगों का झुकाव है कुछ? भाई मुझे तो लगता है अगर भिवानी के लोग थोड़ा सा भी मतलब उनके कहीं आत्मा जमीर कहीं गवाही देगा तो कम से कम वो 5 साल के लिए एक नेक इंसान को मौका देंगे और नजीर बनेगा। इसमें उनकी भला है। अगर एक कामरेड ओम प्रकाश 90 विधायकों में से विधानसभा में बैठा होगा ना, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, सोच समझ के बोलेगा, एक मिसाल बनेगा और हर गरीब मजदूर किसान की आवाज बनेगा वो आदमी। क्योंकि ये तो क्या सोचते हैं, पार्टी लाइन पे चलेंगे, ये तो हमारी पार्टी क्या सोच रही है, वो तो एकला है, उसने वो कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दे अगर उसको मौका मिल जाए तो। बिल्कुल भाई उसको बात करनी फैक्ट के ऊपर। तो कामरेड ओम प्रकाश भिवानी की उम्मीद है और मैं तो कहता हूँ पूरे हरियाणा की उम्मीद है। एक अच्छा आदमी जिताओगे, आगे आने वाले समय में 10 अच्छे आदमी को टिकट देगी। भिवानी जिले की दूसरी सीटों पर बात कर लेते हैं, उससे साथ लगती है भिवानी की भी, दादरी की, सबकी। तो शाम क्या लग रहा है?
तोसाम में बहुत टफ मुकाबला है, लेकिन मैं अजीत अंजुम जी का वीडियो देख रहा था। आजकल आते हैं पेड वीडियो, सारे कैंडिडेटों ने एक एक यूट्यूबर या कोई पकड़ रखे है उसको, उससे अपनी फेवर के वीडियो बनाते हैं। अजीत अंजुम जी ऐसे व्यक्ति नहीं है। तो कल उन्होंने तोसाम की ग्राउंड रिपोर्ट की थी। केवल आप उस ग्राउंड रिपोर्ट को पढ़ लोगे, देख लोगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 10 में से 7 लोग अनिरुद्ध चौधरी को वोट दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अनिरुद्ध चौधरी तोसाम का अगला विधायक होने जा रहा है। लोहारू की सीट बड़ी चर्चित, और राजवीर फटिया ने जिस तरह से वहाँ लड़कियों के लिए बसें चला रखी हैं, और राजवीर फटिया ने अपनी बोरी का मुंह खोल रखा है बिल्कुल बहुत साल से। और एक वो मिशन होता है ना कि मुझे विधायक बनना, उस मिशन मोड पे है। और आप ये ताकत देखिए उस आदमी की कि चौधरी सोमवीर सिंह को वहां से अपनी सीट बदल के जाना पड़ा, बारड़ा जाना पड़ा। तो लोहारू से फटिया हैं, सामने है जेपी दलाल और फटिया, दोनों में कांटे का मुकाबला है। दलाल साहब के साथ एक दुर्भाग्य है कि काफी लंबे समय से जो वित्त मंत्री रहा है वो चुनाव जीता नहीं है। और वहाँ भी ये लोग कहते हैं, लेकिन मुकाबला है टफ। अच्छा। और मैं तो इस पॉइंट पे मुझे मतलब कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि कौन, कुछ गाँव में भटिया आगे दिखाई देते हैं, कुछ गाँव में जेपी आगे दिखते हैं। ठीक है, बवानीखेड़ा की सीट है और दोनों पार्टियों में विद्रोह हुआ। देखो बवानीखेड़ा में कांग्रेस में भी हुआ। एक बात तो तय है, प्रदीप नारवाल अगर बवानीखेड़ा में नहीं आता तो इस बार वहाँ रामकिशन फौजी की जीत तय थी। वो चुनाव जीतना ही जीतना था बिल्कुल। लेकिन प्रदीप नारवाल को टिकट मिली है प्रियंका गांधी की कोटे से। प्रदीप नारवाल एक नया चेहरा था और शुरू में ये चला भी था, लेकिन प्रदीप नारवाल ने अपना इलेक्शन को मैनेज किया है बढ़िया तरीके से। उसने न केवल फौजी को बिठाने में अपने साथ लेने में मदद करी, बल्कि बाकी टिकटाक थे वो साथ ले आए। तो वहाँ पे मुकाबला है टाइट। भिवानी में बहुत अच्छे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेट बिल्कुल कमजोर नहीं कहा जा सकता बवानीखेड़ा में, कपूर वाल्मीकि। हाँ, दोनों में टफ मुकाबला है। ठीक है, और उसके बाद बारड़ा की बात करते हैं। बारड़ा सोमवीर आए हैं लोहारू से। बारड़ा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप देख लेना, चौधरी सोमवीर सिंह वहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, और दादरी का चुनाव कैसा देख रहे हो? दादरी का चुनाव टफेस्ट चुनाव है। टफेस्ट मतलब दादरी में कुछ भी हो सकता है, ऐसा चुनाव है। मुकाबले में कौन कौन है? 2 ही लोग हैं उधर, दोनों सांगवान हैं। एक सांगवानों की बहू है मनीषा सांगवान, और एक खुद सांगवान है। और दोनों ही बहुत पढ़े लिखे जेंटल हैं। एक सेंट स्टीवेंस कॉलेज की पढ़ी हुई है, एक जेलर रहे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अगर विधायक बन गया तो मैंने अपराधियों की नस नस पता है, दादरी से भगा दूंगा सारे अपराधियों को। वो कह रही है मैं दादरी का विकास कर दूंगी। तो काफी टफ मुकाबला। सतपाल सांगवान क्या सर दिखा पाएंगे? अनुभव है भाई, है उनके। तो आजकल लोग ऑडियो भी वायरल कर देते हैं, वो बेचारे अपने बेटे के लिए। वो ये है तो वैसे मतलब कृतज्ञता ही, मैं आपको फोन करूं किसी काम के लिए तो आप उसको ऑडियो थोड़ी वायरल करोगे। और आप एक चीज और देखो, इस तरह की ऑडियो केवल और दादरी में वायरल हुई है पूरे हरियाणा में। ये मतलब उस एरिया विशेष के लोगों को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल भाई, आप मदद करो ना करो मैटर नहीं करता, आप कह दो भाई नहीं करूंगा। मनीषा सांगवान एकदम यंग लड़की है, पढ़ी लिखी है, एक पहचान तो उस इलाके में। देखो दोनों कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है। हाँ, सांगवान साहब के पास 20 साल का तजुर्बा है, मनीषा ने भी 3-4 साल से बढ़िया मेहनत कर रखी है। तो वहाँ पे टाइट मुकाबला है। और कौन सी सीट बच गई अपने भिवानी जिले की? लगभग बवानीखेड़ा, तोसाम, दादरी, बारड़ा, लोहारू, भिवानी सभी बात हो गई है। और अब बात करते हैं हरियाणा का सबसे मतलब राजनीति की राजधानी कहा जाने वाला और रोहतक। रोहतक इस बार सत्ता का केंद्र बिंदु रहने वाला है। 10 साल सूखा रहा और 10 साल सत्ता का। रोहतक चुप शहर है। हाँ, इसमें भी मित्रा जी चुनाव जीतेंगे। अच्छा, मनीष ग्रोवर जी अच्छी टक्कर दे रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं कि चुनाव इस बार उनसे निकले उनके हाथ से, जाले ग्रोवर के हाथ से। अगर इस बार डॉक्टर आदित्य बत्रा को या फिर मनमोहन गोयल को टिकट मिलती तो शायद चुनाव बनता ही है। रोहतक के लोगों में लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है। रोहतक है ये जो पुराना रोहतक है, झज्जर, सोनीपत और रोहतक, इसमें
1-2 सीटों को छोड़ के हर जगह कांग्रेस ही है। पिछली बार बड़े कांटे के मुकाबले में 75 पार की हवा के बावजूद भी मनीष ग्रोवर हारे थे, मंत्री भी थे। हाँ, तो इस बार तो आपको सरकार आती दिख रही है जी, ज़्यादा मतलब एज पे है, कोई एज पे है। हाँ। और कलानौर का क्या देख रहे हो? कलानौर में मुकाबले हैं, अलग अलग फैक्टर हैं, पर लोगों को शकुंतला खट्टक को देख के वोट डालना नहीं होता। उनको देख के वोट डालते तो 3 बार बनती ना, बिल्कुल, वहाँ तो हुड्डा फैक्टर चलता है, लास्ट में लोग दे देंगे हुड्डा। लेकिन इस बार मुकाबला है वहाँ, इस बार थोड़ा हर बार ऐसे ही होता है। अच्छा, हर बार 3 बार ऐसे होता है, लास्ट में जाके हुड्डा साहब हाथ जोड़े मार तो दे देते हैं वोट। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी हुड्डा साहब बार बार एक चेहरा भाई गढ़ होते हैं लेके, मजबूरियाँ कुछ नहीं होती करमपाल। मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ मैं तो तेरे 5 बार टिकट दे दूँ, मजबूरी क्या है भाई? जो परिवार का आपको लॉयल बंदा है, राजनीति में तो एक लॉयल्टी शब्द का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगले मानते हैं कि शकुंतला खट्टक को अपने परिवार के देते हैं क्या, उसमें कोई नई भी लॉयल बनाने चाहिए ना इलाके में, एक नया तो चेहरा नेता नहीं है, तभी तो हम नेता नहीं है, तभी तो हम आम आदमी है भाई। हमारी सोच जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ नेताओं की सोच शुरू होती है, ये सच बात है। बिल्कुल। चलो, और महम बड़ी हॉट सीट है। पिछली बार आनंद सिंह दांगी को रहा था बलराज कुंडू ने, और बलराज कुंडू की जो बसें चल रही है ना, हरियाणा का पहला ऐसा हल्का है। आप घूमे हो, आप बताओ मुझे महम का क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ लोगों के टच में है बलराज कुंडू। कितनी लड़कियों को उसने हायर एजुकेशन दिला दी। मैं जैसे कई गाँव में गया, सीसरखा से गाँव के एक आदमी से मिला, उसने बताया मेरे को, बोले जी आज से 10 साल पहले मेरे गाँव की सिर्फ 4-5 लड़कियाँ थी जो कि +2 के बाद BA की या MA की, आगे नहीं पढ़ना। देखो अब 400 लड़कियां उस गांव की BA में कर चुकी हैं, और ये हर गांव की कहानी है, हर गांव की। इसीलिए तो बलराज कुंडू आज भी मैम में एक ताकत है। और बलराज कुंडू के लिए तो ये चुनाव करोड़ों मेंबरों का सवाल है। बिल्कुल, सामने अपने दांगी जी हैं, उनके लिए भी करोड़ों मेंबरों का चुनाव है। और आप देखो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इन्होंने पूरा जोर लगाया है, दांगी पसीना आए हुए हैं बाबू बेटा को, मतलब पूरा दम लगाया है उन्होंने। और हो सकता है वो 1-2 बार और जाए मैम में। बिल्कुल, तो वो इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पे टफ मुकाबला बना हुआ है। बाकी तो आप ज़्यादा घूमते हो, मैं थोड़ा मतलब मैं फ़ोनों पे रिपोर्ट एक और मैं देख रहा हूँ हल्के में एक और चीज़ चल रही है। मदीना गांव के रहने वाले हैं दांगी साहब। मदीना गांव के सैकड़ों लोग हर रोज एक तख्ती लेके घूमते हैं, उस पे मदीना लिखा हुआ, मैंने भी देखी कहीं है ना, क्या लिखा हुआ, मैं हूँ मदीना, क्या मदीना लिखा हुआ है। हाँ। और वो गांव जाके कह रहे हैं कि हम मदीना के लोग हैं और हम आनंद सिंह दांगी के खिलाफ हैं, हम बलराज कुंडू के साथ हैं। ऐसे क्यों खिलाफ हैं वो? पता नहीं, एक बुजुर्ग कह रहे थे कि सब कुछ वो वहाँ 3 पंचायत हैं में भी शायद को अपनी तरफ ले गए सारे। देखो इतना तो तय है भाई, देखो कि बलराज कुंडू इतनी आसानी से तो मैदान नहीं हवाले करने वाला आदमी है नहीं। यस, फाइटर आदमी है। दांगी साहब का भी अनुभव है। तो मुझे लगता है कि इन सारी सीटों में टफेस्ट मुकाबला महम में लड़ा जा रहा है। बाकी तो राधा लावत हैं और बाली पहली बार लड़ा है, वो एक गांव हाँ, ये भी चर्चाएं का है कि वो मतलब भाई शमशेर खरक बाली पहली बार नहीं लड़े, पल्ली जी पहले कई बार विधायक रहे हैं, अभी निर्दलीय लड़े हैं, 2 बार MLA रह चुके हैं, उनका केस वेस चल रहे थे, तो पहली बार। ठीक है, तो अब वो जैसे वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो लोगों में चर्चाएं हैं किसने खड़ा किया है। लेकिन बाली जी की जो स्पीच है ना, वो बड़े मतलब देसी होते हैं, और उनको लोग चाव से सुनते हैं। हाँ, वो देसी आदमी है, बिल्कुल है, बिल्कुल देसी विधायक 2 बार है। मैम में टफ मुकाबला है, आप थोड़ा और घूमो मैम में, हाँ, फिर ज़्यादा अच्छे से बात कीजिए, देखते हैं, लोगों से बात करेंगे और आप लोग बता सकते हैं मैम में कौन जीत रहा है। और एक वहाँ आनंद सिंह दांगी तो देखो अच्छे बड़े नेता रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं। बलराम दांगी को ना लोग उनकी छवि और उनकी गर्दन में सरिया, उनका जो पिछला व्यवहार है उसको भी लोग बातें करते हैं। ये तो खैर ये पता नहीं है हमने इसमें कितना दम है, वो महंगे लोग ज़्यादा जानते हैं उस बारे में ना। ठीक है, भादरगढ़ की बात करेंगे। भादरगढ़ में अब मेरी कुछ साथियों से बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि राजेश जून को यदि टिकट मिलती ना, एक तरफा चुनाव था, एक बार भी हुड्डा परिवार को जाने की जरूरत नहीं थी, और राजेंद्र जून को बहादुरगढ़ में अभी आज के दिन की रिपोर्ट बताता हूँ आपको। हाँ, बहादुरगढ़ में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका चुनाव बैठ चुका है, वो नहीं है 2 में। मुकाबला वहीं कांग्रेस
बीजेपी और एक तीसरी जो INLD की जो कैंडिडेट है शीला राठी, वो उनका चुनाव नफीस कर रहा राठी है। की पत्नी। कहीं ऐसा ना हो कि वो बीजेपी की जगह वो इनेलो वहाँ पे ले ले। मुकाबला वहाँ पे कांग्रेस है मुकाबले में, जून साहब का दुर्भाग्य से इलेक्शन। यहाँ ओवरऑल लास्ट में फैक्टर हुड्डा का ही काम करेगा। और दूसरा, जब लोगों को ये लगता हो ना सरकार आ रही है, तो उसमें कई ऐसी सीटें ऐसे भी निकल जाया करती हैं। तो ये सबसे बड़ा यही प्लस पॉइंट है यहाँ की हुड्डा साहब। हाँ जी, इन सबको सिर्फ वो यहाँ पे रोहतक के जो कांग्रेसी हैं, इनकी जो लड़ाई है विधानसभा पहुंचने की, वो टिकट लेने तक होती है। उसके बाद ये जीत की जो सारी जिम्मेदारी है वो भूपेंद्र हुड्डा के कंधे पर डाल देते हैं कि भाई तुम मुख्यमंत्री बनना है तो जिता दे। ये भी इतना है। ठीक है, किलोई क्या सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना देगा? निश्चित तौर पर किलोई में बहुत बड़े मार्जिन से हुड्डा साहब जीतेंगे। 2005 में मुझे लगता है हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से किलोई से हुड्डा साहब। नांदल साहब मैदान छोड़ के चले गए। नांदल साहब होते तो चुनाव मतलब मार्जिन घटता, कुछ कम होता, मार्जिन घटता या मतलब उतना स्टैंड कर जाते वो जितना था उनका। अब एक तरफा है। बहुत बड़ी जीत हरियाणा की ना। हाँ, वो तो जा भी नहीं रहे कोई चुनाव प्रचार में अभी तक, सुना है कभी आपने? बस एक बार गए थे शुरुआत में। वो लोग ही लड़ रहे हैं चुनाव, लोग ही लड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमें रोहतक की 4 में से महम को छोड़ दे तो 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है। महम में मुकाबला है, महम में मुकाबला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं झज्जर में। झज्जर में यहाँ पर बीजेपी की थोड़ा बात करें, ओम प्रकाश धनखड़ ने संजय कबलाना को लेके आए, उनको बेरी की बात कर रहे हो, उनको बेरी से टिकट दिलवाया ताकि उसका असर उनके। देखो वैसे तो बात को बदली में पड़े, बात को खींचने का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। देखो वहाँ पे रघुवीर कादियान जी के रास्ते साफ होते चले गए ऑटोमेटिक। बिल्कुल, लेकिन पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं कि बहुत सारे लोग उनको वोट नहीं देना चाहते, ऐसा भी है। लेकिन वो जीत रहे हैं, लेकिन जीत तो जाएंगे, जीत में तो कोई रोड़ा नहीं है उसका। और बादली में धनखड़ साहब, हुड्डा साहब वहाँ कह के आए हैं कि यहाँ से तो वो चौधरी ओम प्रकाश चुनाव लड़ रहा है, उसको तो मुंबई भेजना चाहिए, वो कभी रोने लग जाता है कभी हंसने लग जाता है। अच्छा, तो ये पुराने रोहतक में, फिर बादली में वही फैक्टर चलेगा। अच्छा, एक और ओम प्रकाश धनखड़ को जैसे वो जिस तरह से बातें करते हैं, बोलते हैं, लगता है कि वो हरियाणा के भी रहने वाले हैं या देसी हैं? देखो धनखड़ जी का आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन वो एक विद्वान आदमी है। हाँ, नहीं पढ़े लिखते हैं और उनकी भी शैली है, उसका क्या मजाक बनाएंगे। लेकिन हम तो चाहेंगे वो मुकाबले में रहे। हर नेता को देखो चुनाव लड़ने का और जीतने का सपना देखने का अधिकार है। ठीक है, तो धनखड़ साहब को भी देखना चाहिए। तो कुलदीप वत्स या धनखड़ मुकाबला है, मतलब वत्स के लिए आसान नहीं है रहा। वहाँ पे वत्स चुनाव नहीं लड़ रहा है, वहाँ पे हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। और एक निर्दलीय भी तो खड़े हुआ लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। बीजेपी से ये जो आपका गुलिया खाप से है। हाँ, लेकिन वो नहीं है मुकाबले। ठीक है, और उसके बाद झज्जर से गीता बुक्कल बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही। यानी कि झज्जर की हम बात करें तो सारी सीटें कांग्रेस, एक बादली मुकाबला लगा लो आप, बाकी तो जीत ही रहे हैं। ठीक है, बहादुरगढ़ में भी मुकाबला है, 2 लगा लो आप, 2 लगा लें। ठीक है, और बात करें सोनीपत की, ये पूरा रोहतक झज्जर सोनीपत अगले वीडियो के लिए छोड़ दो, दिमाग बस सब यहीं तक चल पा रहा है। अच्छा, दिमाग यहीं तक चल पा रहा है। थोड़ा रिपोर्ट ली नहीं है, चलो एक ले लेंगे, 2 सीटों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो कपूर नरवाड़ जो बड़ौदा से, और एक सिंपैथी लिखवा लो है, ये जो इंदुराज नरवाड़ भालू है ना, ये अगला विधायक है वहाँ से। अच्छा, हाँ, वहाँ कोई कपूर जी खड़े हों, कुछ खड़ा हो, वो भालू जीतेगा वहाँ से। और गोहाना से अरविंद शर्मा बीच में मुकाबला है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि तमाम विरोधाभासों के बावजूद अब देखो गोहाना के चुनाव की चर्चा नहीं है इस बार, नहीं तो अरविंद शर्मा जहाँ से चुनाव लड़ता है ना, बूम आता है वहाँ पे, कोई पूछ भी नहीं रहा। गोहाना में भी हुड्डा फैक्ट्री चलेगा। अच्छा, एक वहाँ उमेश शर्मा की एक वीडियो आपने देखी थी? वो उमेश शर्मा इसी तेवर का आदमी है। गजब बोल गया वो तो। नहीं, गजब नहीं, शर्मनाक बोल गया वैसे, शर्मनाक बोल गया तो, लेकिन बोलते हैं हरियाणा से। सुरेंद्र पवार जेल से छूट गए हैं, फायदा होगा। ये सीट मैं कांग्रेस की हारी हुई मान रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं सुरेंद्र पवार मुकाबला ना बना दे, जीतना चाहे। ये गोहाना की जो हम बात कर रहे थे, एक हर्ष शिकारा
सोशल मीडिया पे बड़ा क्या है उसका, पता नहीं, कुछ नुकसान करेगा कांग्रेस को? उसका भला करे भाई, मुझे नहीं पता क्या है उसका। नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा शायद ना करे तो ठीक रहेगा। और कुछ नहीं, वैसे तो अगला पर्सनैलिटी तो है, हाँ भाई, लेकिन सोशल मीडिया पर नाम कमाया, लेकिन मैं उसके बारे में जानता नहीं भाई के बारे में, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। यस, हमने भी उससे बात मेरी भी आज तक नहीं हुई है, आमने सामने की मुलाकात भी नहीं हो पाई है कभी। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी सुनते हैं, और ब्याह भी करा दे है फलाना दिखरा, मतलब उसके भाषण बड़े जोशीले होते हैं। जोशीले होते हैं। ठीक है, ओवरऑल बता दो क्या है। 15 दिन रह रहे हैं चुनाव के, तो इसको बिल्कुल फाइनल फिगर नहीं माना जाना चाहिए। जो मैं आज मैंने अपने चैनल पे भी अभी तक कुछ नहीं कहा है, कहीं और भी नहीं कहा है, मुझे लगता है आज के दिन 51 सीट कांग्रेस जीती हुई बैठी है, 51 सीट, 9 से 10 सीटों पे बीजेपी जीती बैठी है, तो ये होगी 61 सीट। बाकी कितनी बचेगी? 29 सीटों पे मुकाबले। अच्छा, और इनमें कुछ निर्दलीय की क्या पोजीशन रहेगी इस बार हरियाणा में? 6 जगहों पे निर्दलीय जीतने की उम्मीद कर रहा हूँ। कहाँ? रहने दो, ना पूछो। अगली वीडियो में बात कर लेंगे। हाँ। चलो, आप अपने कमेंट्स लिखना जो बातें धर्मेंद्र भाई के साथ हुई हैं, और ये इसके फाइनल डाटा मत मानना, आज के दिन की बता रहा हूँ जो मेरी कैलकुलेशन है। हाँ। मेरा फ़ोन है नहीं, मैं आपको एक्यूरेट सीटों के नाम भी बता देता, क्योंकि मैंने आज मतलब 2-3 घंटे लगाए हैं इस काम में, पता किया है कि कहाँ क्या पोजीशन है। तो एक्यूरेट 51 सीट आज के दिन कांग्रेस जीती हुई है, 9 सीट बीजेपी ने जीती हुई हैं, बाकी सीटों पे मुकाबले हैं, और उनमें से आधी से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस एज में है। एक सीट पे तो चर्चा आप छोड़ ही गए, लाडवा पे, नायब सैनी जी पता करना पड़ेगा। देखो, मुख्यमंत्री को हराना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन लाडवा में मेवा सिंह जी हैं। मैंने भूपेंद्र हुड्डा जी से भी ये सवाल पूछा था, बोले वहाँ हमारा विधायक था, हम गए थे, हम जाएंगे, सीटिंग MLA है, कुछ करेंगे वहाँ पे। चलो, बहुत बढ़िया। आप अपने कमेंट्स करके बताना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पड़ताल TV को भी, गुरुकुल पॉलिटिक्स को भी। और मैं आपका दोस्त करमपाल, धर्मेंद्र कुमारी भाई ने बहुत अच्छी बातचीत हुई, और लेकिन आज एक चीज़ की कमी रही, कोई चुटकुला नहीं आया किसी पर भी। सारे पॉलिटिकल जो पार्टी है ना, वो जो इस बार जो कैंडिडेट आए हैं, बीजेपी वाला कांग्रेस ते ले रहा है, कांग्रेस वाला बीजेपी ते ले रहा है, मतलब मिक्सअप सा सौदा है। तो और जो जनता है वो भी बेचारी ऐसी है, तो उस पर एक बेर बेच रहा था एक आदमी, और वो बेर थे काने, तो एक जो बेर बेचने आदमी था वो भी काना था, और वो जो इत्तेफाक से बेचारा खरीदने वाला था उसकी भी एक आंख नहीं थी, वो भी काना था। तो उन्हें बेर देखे, बोला यार तेरे बेर तो सारे काने हैं, तो उसने भी देख लिया बेर बेचने ने, बोला भाई कुछ तो तेरे कान देख ले, कुछ मेरे कान देख ले, और कुछ मेरा कान देख ले। सारे काने हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां सारी कहानी है, और ये इसलिए कहानी है क्योंकि जनता भी भाई हरियाणा में आप जब वीडियो बनाते हो तो मुझे कोई कांग्रेसी बताता है, कोई बीजेपी का बताता है, कोई अब कमल ओम प्रकाश का जैसे मैंने खुला आह्वान किया भाई अच्छे आदमी को वोट दे दो, तो कुछ ने कहा कि वामपंथी है। तो यहाँ पे हम दूसरे आदमी को तो सर्टिफिकेट देते हैं कि ये फलानी पार्टी का, खुद में नहीं जाते। सच्चाई ये है कि हरियाणा का हर आदमी किसी न किसी पॉलिटिकल नेता से अटैच है, एक भी ऐसा नहीं है जो बच रहा हो, हर घर में यहाँ नेता है। तो वो सब आपको अपने चश्मे से देखते हैं, और आपको उन सबकी बात सुननी होती है, लेकिन मज़ेदार होते हैं, मज़ेदार होते हैं। चर्चा तो आप कर गए थे नारनौंद की, लेकिन वहाँ जस्सी की और उसकी पृथ्वी, नारनौंद में जस्सी को जिस दिन टिकट मिली उस दिन जस्सी चुनाव जीत रहा था, लेकिन ये सारा खेल है मैनेजमेंट का, वर्किंग का। आज के दिन नारनौंद में जो कैप्टन साहब ने जो धरती पकड़ रखी है नारनौंद की, वो टफ फाइट है, बहुत टफ फाइट है, बहुत टफ फाइट है। चलो, आप अपने कमेंट्स करना और बताना कि किस तरह का हरियाणा का सियासी मूड है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू।